बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध अब चुनौती बनते जा रहे हैं। एक और बदायूं मामले में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी तो 24 घंटे के भीतर राज्य के 3 जिलों में इस तरह के नए मामले भी सामने आए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस तरह की वारदातों पर गहरी चिंता जाहिर की और राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। इस बीच आज शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें राज्य सरकार की ओर से उठाए गए तमाम कदमों का ब्यौरा दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति पर अफसोस जाहिर किया। आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि इस तरह के अपराध किसी भी सभ्य समाज का उदाहरण पेश नहीं करते। उन्होंने कहा कि आयोग ने कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस को हिदायतें दी, लेकिन उनका असर नहीं हुआ। ये एक बड़ा अहम मुद्दा बन गया है कि पुलिस को हमने कहा है कि आप सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम्स करिए, हमको डेट्स बताइए, हमारे ऑफिस से कोई ना कोई आएगा, देखेगा कि सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पुलिस की अनदेखी तो समझ में आती है, लेकिन अब पुलिस खुद रेप केसेस में फंस रही है। ये एक बहुत अहम मुद्दा है। मैं सोचती हूँ कोई ना कोई स्टेप मुलायम सिंह सरकार, अखिलेश सिंह सरकार जो है उसको लेना चाहिए। दूसरी ओर सूबे के आला पुलिस अफसर भी इस सिलसिले में केंद्रीय गृह सचिव से मिलने दिल्ली पहुंचे और पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का विवरण दिया। हालांकि मीडिया से बातचीत में उनका रवैया बहुत गंभीर नजर नहीं आया। मैं मानता हूं कि घटनाएं हो रही हैं, ये हर क्या कहते हैं हर साल नॉर्मल एक रूटीन है जिसमें कि घटनाएं होती रहती हैं। इसीलिए पुलिस है, इसीलिए पूरी लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दिल्ली में थे। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने बदायूं कांड के बाद सरकार की सख्ती का ब्यौरा दिया और दावा किया कि सूबे में कानून व्यवस्था की स्थिति अनेक राज्यों से बेहतर है। कुछ राज्यों में तो महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। अखिलेश यादव ने शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की जानकारी दी। अभी कुछ दिन पहले मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा, मैंने कहा कि कोई भी घटना होगी उसमें आपको सख्त से सख्त कार्रवाई और सबसे पहले पहुंचना होगा। अगर आप घटना पे पहुंच जाएंगे और अधिकारी पुलिस के पहुंच जाएंगे तो मैं समझता हूं किसी तरह की न राजनीति होगी न खबर बनेगी, और जो पीड़ित है और जो अन्याय कर रहा है वो भी कार्रवाई होगी। इस बीच बदायूं मामले की सीबीआई जांच कराने की अधिसूचना जारी कर दी गई। डीआईजी स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में 20 अधिकारियों के एक दल ने अपनी जांच शुरू कर दी। शुक्रवार को ये दल बदायूं पहुंच रहा है। 20-member team headed by the DIG of the Special Crime Branch will leave for Uttar Pradesh tomorrow, and the team will consist of 20 members, and there'll be forensic experts also in the team. We have requested the UP government for logistical support to be provided to the visiting CBI team. उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के भीतर महिलाओं के प्रति ऐसे ही अपराधों के 3 और मामले सामने आए हैं। ये मामले सीतापुर, हमीरपुर और मुरादाबाद में हुए। इन मामलों की जांच भी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और दिल्ली में भी एक-एक मामला दर्ज किया गया है। सवाल ये है कि इस तरह के अपराधों पर समाज की अपनी जिम्मेदारी भी है या ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है जिसे रोकना संबंधित सरकार की ही जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो समझने की कोशिश करेंगे कि जो बदायूं मामला है और उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे राज्यों में इस तरह की खबरें हैं, उसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं? क्या सब कुछ सामाजिक मैं कहूँगी कारण है या फिर इसके पीछे आपराधिक प्रवृत्ति या फिर सरकारी मशीनरी का ढीला रवैया या फिर कहीं कानून में कमी है? करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार वर्तकानंद हमारे साथ हैं। वर्त का स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं वेद मारवा साहब जो कि फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं। वेद मारवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ कुछ ही देर में कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मसले के पीछे के कारण और रास्ता कैसे निकलेगा। लेकिन शुरुआत वर्त का आपसे करना चाहूँगा। लंबे अरसे से हम देखते रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में एकाएक इजाफा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, कई सारे राज्य हैं। क्या बड़ी वजह आप देख रही हैं ऐसे मसलों में? पिछले 40 सालों में जो इंक्रीज हुआ है रेप केसेस में वो 902% है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। हालांकि जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि शायद इसकी वजह ये है कि रेप केसेस बहुत रिपोर्ट होने लगे हैं। मामला ये नहीं है, मामला उससे बढ़कर है। वो ये है कि केसेस बड़े हैं, उसके अलावा
लॉ को लेकर डर जो है वो एकदम ना के बराबर खटा है। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई बड़ी घटना होती है, जिस तरह की राजनीतिक कबड्डी शुरू होती है और शब्दों की सर्कस खेली जाने लगती है, आज भी जब हम देख रहे हैं कि यूपी में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति एक तरह से आईसीयू में है, इसके बावजूद हम जो बयान देख रहे हैं, चाहे वो डीजीपी का बयान हो, चाहे वो सत्ता का बयान हो। हमें याद है कुछ दिनों पहले मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था, उसके बाद अखिलेश सरकार की अगंभीर जो एटीट्यूड है, ये सारी चीजें जब जुड़ती हैं तो ऐसा होता है। एक और बात बड़े गौर करने की है, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से जो अपराध हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि विक्टिम के साथ अपराध होता है, उसे जान से मार दिया जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कई वजह भी हो सकती हैं जो टटोली जानी चाहिए। अपराधी नहीं चाहता वो पकड़ा जाए, और अगर वो पकड़ा भी जाए तो भी उसे लगता है कि क्योंकि अगर विक्टिम नहीं है तो उसके बचने के आसार ज्यादा हैं, और अगर उसने विक्टिम को मार दिया तो उसके माँ बाप, उसका परिवार वैसे भी इतने खौफ में आ जाएगा कि उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा अगर आप हमारे लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन देखें, 25% के आसपास अभी भी हमारे यहाँ जुडिशरी में सीटें खाली पड़ी हैं। तो मैं समझती हूँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उससे भी बड़ी ज़रूरी चीज़ जो मैं महसूस करती हूँ कि जो पॉलिटिकल बयानबाजी है और जो बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स जब होते हैं, कोई एक्शन किसी पर नहीं लिया जाता। जिस दिन हम लोग बहुत संवेदनशील हो जाएंगे, इस देश की स्थिति कुछ और होगी। मरवा साहब, क्या वाकई सिस्टम, या फिर मैं कहें कि हम सब, समाज से लेकर सरकार तक, संवेदनशील नहीं रह चुके हैं और हर कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए बयान देता है और बाद में उस बयान को सही साबित करने के लिए पूरी मशीनरी को लगा देता है? इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि इस प्रकार की घटना तभी होगी जब इसके पीछे जो सरकारी तंत्र है, या तो उसकी लापरवाही है, या वो समझते हैं कि इस प्रकार के जो क्राइम्स हैं वो तो होते ही रहेंगे। आपने जैसे जिक्र किया कि जो मानसिकता है उन लोगों की जो सरकार के ऊंची पदों में बैठे हुए हैं, जैसे या जिन जो राजनेता के लीडर्स हैं, जैसे मुलायम सिंह जी की रीसेंट स्टेटमेंट, बॉयज़ विल बी बॉयज़, लड़के लड़के ही होंगे, तो इससे एक जो मैसेज जाता है कि ये जो इस प्रकार के जो अपराध हैं इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है वो है दादागिरी। देखिए, इसके पीछे सिर्फ औरतों के खिलाफ अपराध ही नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को दिखाना। जब किसी समाज में, किसी इलाके में अगर पुलिस से या कानून से जो गुंडा एलिमेंट है उसका डर ही उठ गया, क्योंकि वो समझते हैं कि पुलिस का राजनीतिकरण अब इतना हो गया है कि जो पुलिस है वो कुछ भी करने से पहले देखती है कि इसके पीछे जो हमारे पॉलिटिकल रूलर्स हैं वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। तो इस प्रकार से जो स्थिति बन रही है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में और भी कई स्टेट्स हैं, तो इससे जो पुलिस को और कानून का जो दबदबा है वो करीब करीब समाप्त हो गया। अब लोग डरते नहीं हैं कि अपराध करने में, जैसा आपने फिर कहा कि जो अगर पकड़े भी गए तो वो समझते हैं कि हम कानून के शिकंजे से निकल जाएंगे, क्योंकि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो भी बहुत कमज़ोर हो गया। तो इसके जो उपाय हैं, दो तीन चीज़ें करनी होगी। उपाय पे आऊँ से, लेकिन मेरा साहब, क्या पुलिस बल जो है, जो मशीनरी है, जिसका एक मैं कहूँ कि दबदबा, जिसका एक रुआब दिखता था, अपराधियों के बीच में खौफ होना चाहिए था, वो खौफ इसलिए खत्म हो चुका है क्योंकि सरकार में बैठे लोग उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से करने लगे हैं, और इसीलिए उस सिस्टम को पता है कि अगर वो खामियां करता है या अनदेखी करता है तो शायद उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पुलिस एक अनुशासनबद्ध संस्था है। इसमें एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम रहता है कि ऊपर से हायरार्किकल ऑर्डर है। लेकिन अब क्या हो गया कि इसका राजनीतिकरण इतना कंप्लीट हो गया है कि जो राजनेता हैं, और कई लेवल पे, केवल चीफ मिनिस्टर की लेवल पे नहीं, लोकल एमएलए की लेवल पे सब जो उनके अपने नेता हैं, एसएचओ से लेके ऊपर तक की जो पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन में उसमें दखल अंदाजी होती है। थाने में दखल अंदाजी होती है कि कौन सा केस रजिस्टर कौन करेंगे, कौन सा केस तफ्तीश करेंगे, किसके पीछे पुलिस जाएगी, किसके पुलिस नहीं जाएगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो पुलिस सिस्टम है, सारा टोटल सिस्टम है, वो अब चरमरा रहा है। अब इसके बड़े भयानक परिणाम निकल सकते हैं, क्योंकि जैसा देखने में आ रहा है कि अगर आम जनता का विश्वास पुलिस में उठ गया तो उसका परिणाम क्या होगा?
उसका परिणाम तो होगा कि क्योस, क्योंकि फिर तो दादागिरी, जिसके पास मसल पावर है या मनी पावर है, उनका दबदबा चलेगा। यही हो रहा है, यही हो रहा है बिल्कुल। बदायूं मामले को अगर कहें वर्तिका, तो साफ तौर पर न सिर्फ परिजन बल्कि पूरे इलाके की जनता, पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं, सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं, सिर्फ सीबीआई पर बात होती है जो आकर रुक जाती है। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हैं, क्या ये माना जाए कि अपराधियों की जाति, अपराधियों का पार्टियों के साथ संबंध वो पहली प्राथमिकता है सरकारों के लिए, और उनके अपराध कहीं किनारे खड़े हो जाते हैं? यूपी के बारे में कहा जाता है कि थानों का बंटवारा जाति के हिसाब से होता है, और इस बात के कई प्रमाण भी हैं। और एक प्रमाण ये भी है कि बदायूं के मामले में जब माँ बाप जाते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने, तो जो थाने का जो इंचार्ज है वो पूछता है कि उनकी जाति क्या है। ये बात इसको साबित करती है। दूसरी एक और बात है जो मैं बहुत गंभीर समझती हूँ और इस पर अक्सर बात नहीं होती, और ये कड़वा सच है। आमतौर पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल्स जहाँ बने भी हैं, वहाँ ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी जाती है जिन्हें कि आप मलाईदार पोस्टिंग में नहीं रखना चाहते, या फिर जो लोग पोस्टिंग में कुछ दिन पनिशमेंट, या फिर आप कुछ दिन आराम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो है आपका काडर वही रहे, आपकी पोस्टिंग, आपका शहर वही रहे, लेकिन आपको थोड़ा सा आसान का काम मिल जाए तो आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में आ जाएं। ये तमाम जगहों पर ऐसा होता रहा है। राज्यों का नाम लेने की जरूरत नहीं, समझदार इशारे को समझ जाएंगे ये क्यों होता है। दूसरी बात, जितनी महिला आयोग जिस तरह के स्टेट्स में भी बनते हैं, क्या उनमें नियुक्तियां मेरिट के आधार पर होती हैं, या फिर वो नियुक्तियां पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं? आमतौर पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती हैं, और क्यों होती हैं? और तीसरी बात जो मुझे बड़ी अजीब लगती है, विक्टिम्स को क्यों आगे नहीं लाया जाता? अगर किसी विक्टिम को एक ऐसी संस्था का हेड बनाया जाए जो किसी विक्टिमाइजेशन के दौर से खुद गुजरी है, तो आप समझ सकते हैं स्थितियां बहुत अलग होंगी। लेकिन होता यह है कि ये किटी पार्टी पोजीशंस बन जाती हैं कि आप जाइए, आप खूबसूरत हैं, आपके पास एक प्रोफाइल है, पीछे से जो आपके पास बैकिंग है, और आप उसको जाकर आप अपना लीजिए। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा दुर्भाग्य किसी देश का नहीं हो सकता। और एक और चीज है कि हम लोग जिन बातों की बात कर रहे हैं, जिन अपराधों की, वो सिर्फ मीडिया की वजह से हमें पता लगे। अगर मीडिया नहीं होता, अगर मीडिया रिस्पॉन्सिबली उन पिक्चर्स को कैप्चर नहीं करता, तो शायद ये अपराध उन्हीं अपराधों की तरह छुप जाते जो घरों के अंदर आज भी होते हैं। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें, तो हम अकेले रेप तक अपने आप को ना सीमित करें। डोमेस्टिक वायलेंस और तरह के सेक्सुअल अब्यूज वो भी उतने सीरियस हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य सरकारों के पास समय नहीं है उसे सोचने का, और मैं समझती हूँ जरूरी है। इस वक्त मैत्री पुष्पा हमारे साथ में फोन लाइन पर हैं, जो कि वरिष्ठ लेखिका हैं। मैत्री जी, जिस तरीके के हालात हैं और महिलाओं को लेकर अपराधों में जिस तरीके का इजाफा दिख रहा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मीडिया इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, इसलिए बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों की दलील ये भी है कि जिस तरीके से ग्लैमर की दुनिया में एक नैतिकता जो होती थी उसका घटाव दिख रहा है, वो एक बड़ा कारण है। या फिर कहा जाए कि सिस्टम लाचार हो चुका है, या मैं कहूं कि पूरी तरीके से जर्जर है, जिसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं। देखिए, आपने 3 क्वेश्चन एकदम कर दिए हैं जी, है ना। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैं दूं, जो कि आपने पूछा है, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए उसको, पहले को। असल में क्या ये मीडिया या फिर जो टीवी और फिल्मी पर्दा है, इसका असर है समाज में, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं? हाँ, देखिए, नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती। मीडिया जो है दिखाता है, वही चीजें दिखाता है जो उसके संज्ञान में आ रही हैं। और पहले ये था कि ये सब आता नहीं था, हमारे सामने नहीं आता था, तो दिखता नहीं था। अब दिखता भी है, और लगता है कि जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं। जब दिखता है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी घटनाएं हो रही हैं, तो लोगों को लगता है जैसे मीडिया दिखा रहा है तो बहुत घटनाएं हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि, दूसरा क्वेश्चन आप फिर से करिए। मेरा सवाल ये था कि असल में आपकी नज़र में क्या बड़ी वजह दिख रही है कि अचानक इतने ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं? बड़ी वजह तो ये दिख रही ही है कि हमारे समाज हमारा बदला है। जो बदलता है 2 तरह से बदलता है, एक अच्छाई की तरफ, एक बुराई की तरफ। हमारा समाज बदला है, और उस बदलाव को उसने अच्छे रूप में नहीं लिया है, बल्कि जो एक कहना चाहिए एंजॉयमेंट को अपना लक्ष्य बना लिया है। जो नई पीढ़ी आ रही है वो जो है ज्यादा से ज्यादा एंजॉयमेंट चाहती है। तो जो हमारे घर के, परिवार के जो वातावरण है उसको सुधरना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगी
कि हम में से कितने लोग हैं जो अपने घर के अपराधी को हम पकड़वाने में पुलिस की मदद कर सकें। कोई नहीं करता, हम सब बचाते हैं। वो अपराध की चाहे बलात्कार करके आया हो, चाहे हत्या करके आया हो, हम उसे बचाने में लग जाते हैं। तो ये परिवारों से ही समाज की तरफ जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि शुरुआत इसकी घर से हो रही है, जो बढ़ते बढ़ते एक पूरे, मैं कहूं कि प्रदेश और देश के एक बड़े हिस्से को अपनी जद में लेती नजर आ रही है। मैं लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर वहीदा खान हमारे साथ हैं, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया से साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं। वहीदा साहब, दो चीजें मैं समझना चाहूंगा। क्या साइकोलॉजी इस वक्त दिख रही है? क्या वो जो संस्कारों की पाठशाला घर से शुरू होती थी, वो खत्म होने के बाद एक नई तरह की पाठशाला शुरू हो रही है जो समाज को इस ओर ले जा रही है? या फिर ये कहा जाए कि ये सब पहले भी था, लेकिन पहले जो एक डर होता था कानून का, जो एक वर्दी का, जो एक सरकार का इकबाल होता था, वो धीरे धीरे जब खत्म हुआ तो फिर इस तरह के उपद्रवी तत्व हावी होने लगे? मैं इस सिलसिले में आपसे ये कहना चाहूंगी, अभी मैं सुन रही थी एक स्पीकर को कि ये चीजें जो है मीडिया की वजह से सामने आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब समाज में कोई तब्दीली आती है तो कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो आजकल अगर हम पूरे हालात को मिला के देखें कि एक हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल चेंज भी आ रहा है, सोशल बदलाव भी आया है, और एक अपने सोचने की जो हमारी प्रक्रिया है समाज की और परिवार की, उसमें भी बदलाव आ रहा है। क्योंकि एक हम इस वक्त जो है 21वीं सदी में हैं, तो अगर हम पहली किसी सदी की बात करें और आज की तुलना करें तो बहुत चेंज आया है। तो उसका, उस बदलाव का असर इन सब चीजों पर भी नजर आ रहा है। और महिलाएं, और खास तौर से मतलब महिलाएं और बच्चे, एक जमाने से ये कहा जाता है कि वो सबसे कमजोर वर्ग माने जाते हैं, और जब एक कमजोर वर्ग का एक हिस्सा कोई अगर है तो उसमें ये चीजें सबसे ज्यादा असर करती हैं। तो अभी जो भी कुछ हालात सामने हमें बहुत नंबर नजर आया कि बहुत वायलेंस एकदम औरतों के अगेंस्ट इंक्रीज हुआ है। जब निर्भया का केस शुरू हुआ था तब से लेके आज तक अगर हम देखें तो कुछ पर्टिकुलर जो विशेष जगहें हैं, जैसे अगर हम कहें नॉर्थ में ज्यादा है, साउथ में अगर आप जाएं, दक्षिण में तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमें कम नजर आती हैं। सिटीज को देखें वहाँ ज्यादा नजर आती है। मगर ये जो अभी रिसेंटली गाँव में जो हालात हुए हैं, उससे ये बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत ही परेशानी की बात है। अगर कि इस तरह से हालात होंगे तो हमारा पूरा समाज बिखर जाएगा। अब ये कहें कि इतना इम्पोर्टेंट इशू है, और मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगी कि आपने इसको उठाया और बात कर रहे हैं। तो इसकी जो वजह है, मैं ये कहूँगी बहुत सारी चीजें एक साथ हैं जो मिलती सब चीजें हमें नजर आ रही हैं। जी, मैं इसीलिए समझना चाह रहा था सब कि हमें एक ही लेवल पे नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल, अलग अलग लेवल पे अलग अलग फैक्टर हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर शायद जो खामियां उनको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। वर्तमान का जो आंकड़ा 2012 में 2,44,270 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, लेकिन अगर मैं लौटूं वापस समाज में, ऐसे मामलों में जो आरोपी हैं, क्या वाकई समाज उनके साथ कुछ उस तरह का व्यवहार करता है ताकि अपराधी बोध का उसे ज्ञान हो, उसे लगे कि शायद ये सब करने के बाद एक तिरस्कृत भावना जगी है, या फिर समाज उसके साथ वैसे ही खड़ा रहता है? ये भी एक बड़ा फैक्टर है। आज से कुछ साल पहले एक बहुत सनसनीखेज हत्या हुई थी, और जिस पर आरोप लगा था वो तिहाड़ जेल में काफ़ी समय बंद रहा। तिहाड़ से जब वो पैरोल पर गया तो एक हिंदी के अखबार ने फ़ोटो छापी कि फ़लाँ फ़लाँ आदमी अपने फैंस के साथ। तो ये बहिष्कार की स्थिति है हमारी। हम सामाजिक बहिष्कार आमतौर पे विक्टिम का कर देते हैं। विक्टिम का जो विक्टिमाइजेशन होता है, कुछ चीज़ें हम लोग खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन मैं तभी ये ज़रूर कहूँगी कि अक्सर होता ये है कि जैसे ही ये मालूम हो जाता है कि ये रेप विक्टिम है या इस चीज़ की विक्टिम है, उसको उसकी आइडेंटिफिकेशन को लेकर एक तरह का एक मजाक सा बन जाता है, जबकि होना उल्टा चाहिए, या फिर आप एकदम ही निष्पक्ष रहें। दिल्ली हाई कोर्ट ने करीब 1.5 साल पहले एक टेलीविजन चैनल और दिल्ली पुलिस दोनों को ये कहा था कि कॉम्पनसेशन पे करें 6.5 लाख रुपए का, और मामला ये था कि उन्होंने एक विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन को सरेआम उछाल दिया था। मैं ये मानती हूँ कविंद्र कि हम आज जिस दौर पर हैं जहाँ अपराध हर मिनट घट रहा है, ये भी मानना चाहिए कि ये केसेस जहाँ लड़कियाँ तो मर गई या वो एकदम ग्रूसम अपराध हुआ मीडिया के जरिए पता लगा, वो पता लगा, लेकिन
लेकिन वो लड़कियां चुप क्यों बैठ जाती हैं जिनके साथ घरों के अंदर अपराध हो रहे हैं, या जिन अपराधों को लेकर उनके परिवार ने उन्हें किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया, वो क्यों डर से बैठ जाती हैं? मेरा ख्याल है कि इस समय हमारा फोकस उस तरफ भी होना चाहिए। मीडिया लॉज, मीडिया एथिक्स, मीडिया एजुकेशन, इस पर भी हमारा विचार होना चाहिए। और अभी जो ममता शर्मा जी कह रही हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन, मैं इसमें ये बात जरूर साफ तौर पे कहना चाहूंगी, निर्भया का मामला हुआ, दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्दी से जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए। उसके बाद क्या हुआ? क्या ये फैशन स्टेटमेंट्स हैं? क्या हम चाहते हैं सैटरडे संडे को 10-15 पुलिस वालों को बिठाकर उनको आप लेक्चर्स दें और बात खत्म कर दें? मैं ये मानती हूँ प्रवृत्तियां नहीं बदलती। आप महाभारत पढ़ लीजिए पूरा, दुर्योधन को कितनी समझाने की कोशिशें हुई, दुर्योधन बदला क्या? बदलना होगा हमें कानून को, सख्त करना होगा कानून को और सख्त करना होगा व्यवस्था को। ये सोचना कि मानसिकता बदलेगी, ये हमारी भूल है। मरवा साहब, जैसे कि वर्तिका कह रही है कि सोच बदलना बहुत मुश्किल है, एक अपराधी की और आपराधिक सोच को, लेकिन सिस्टम को, कानून को, लचर ढुलमुल व्यवस्था को, यही ऑप्शन हमारे सामने जिनको मजबूत किया जाए। लेकिन ये बदलेंगे कैसे? क्योंकि आप इस सिस्टम में रहें, आपको पता है कि इसको बदलने के लिए जिनके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी या जिनके पास ताकत है, असल में उनकी सोच क्या है? देखिए, दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक स्तर पे तो समाज में जो महिला का स्तर है उसको ऊपर लाने के लिए जो स्कूल से लेके, फैमिली से लेके, जो जिस प्रकार से लड़कियों के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। एक दिन में तो ये होगा नहीं, इसके लिए समय ज़रूर लगेगा, लेकिन उपाय जो करने चाहिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारा सिलेबस है उसके विशेष चेंजेस लाने चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो जिम्मेवारी असली बनती है इन केसेस को रोकने के लिए, वो पुलिस और कानूनी ढांचे की है। अगर उस ढांचे को आप प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाएंगे, अगर आप उसका राजनीतिकरण ही करते रहेंगे, और जैसे एक हमारे नेबरिंग स्टेट्स में, इन्होंने कहा कि नाम नहीं लिया तो मैं भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन वहाँ पे अगर SHO की पोस्टिंग भी इसके बाद की जाती है कि आपकी जाति कौन सी है, तो फिर उसको एक प्रकार से वो इम्यूनिटी मिल जाती है कि देखिए मेरी जाति की सरकार है और मैं उन्हीं का हुक्मनामा मानूंगा, और अगर कोई अपराधी उस जाति का है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। ये मुजफ्फरनगर में जो रिसेंटली घटना हुआ, कम्युनल राइट्स हुए, उसके पीछे भी यही प्रवृत्ति है पुलिस में। देखिए, पुलिस को एक प्रोफेशनल तरीके काम करने के लिए इसको राजनीति से अलग लगाना होगा। जो आपकी पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स हैं, नियुक्तियाँ जो हैं, उनको मेरिट और एक्सपीरियंस, अनुभव के बिना पर लाना होगा। और अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी करके जो ठीक काम करे उसको आप रिवॉर्ड दीजिए, और जो गलत काम करता है उसको आप पनिशमेंट दीजिए। लेकिन अगर आप जो गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि उनको, जैसे इनको कहते हैं, आपने कहा मलाई वाली पोस्टिंग देंगे, तो फिर तो ये अपेक्षा करना कि पुलिस अपने जिम्मेवारी और ठीक प्रकार से निभाएगी, वो नहीं होगा। हाल के दिनों में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, कई राज्यों में सरकार में बैठे मंत्रियों ने इस तरह के बयान दिए वर्तिका कि अगर हर घर के बाहर भी पुलिस लगा देंगे तभी ऐसे अपराधों को रोक नहीं सकते। कितनी हकीकत से दूर या कितने हकीकत से नज़दीक के बयान आपको नजर आते हैं? मेरा ख्याल है कि बिना सोचे समझे इस तरह के बयान देने से पहले मेरा ख्याल है ये एक सामाजिक जो चोट है वो पहुंचाते हैं, और बयान देने वालों को पता है कि ये बयान, इनमें न्यूज़ वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है। कई बार ऐसे लोग बयान देते हैं जिनके बारे में बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता, लेकिन वो मीडिया की स्टोरी बनता है, पूरा दिन स्टोरी बनता है, उसके बाद 2-3 जगह से खंडन होता है, कुछ नहीं होता। मैंने असल मसले से कोई लेना देना कुछ मतलब नहीं होता। मैंने निर्भया के केस के बाद स्टडी की थी, तो करीब 1.5 महीने में 16 ऐसे बयान आए थे जो हद से ज़्यादा आपत्तिजनक थे। किसी बयान पर कुछ नहीं हुआ, किसी पर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि जो लोग, जिनके बारे में कोई नहीं जानता था, वो अचानक जो है मीडिया ग्लेयर में आ गए और शायद उनके फेसबुक फ्रेंड्स ज़्यादा बन गए। लेकिन ये मामला बड़ा सीरियस है। बोलने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि टेलीविज़न या रेडियो को विक्टिम्स भी देखा करते हैं, सुना करते हैं, और उन विक्टिम्स पर क्या असर पड़ता होगा, उनके परिवारों पर क्या असर पड़ता होगा। अब जबकि सरकार बदली है और अच्छे दिनों का वादा किया गया है, मैं ये मानती हूँ कि ऐसे तमाम बयान जो किसी भी तरह से किसी की डिग्निटी पर या एक सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करते हों, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो एक पूरा स्केल और स्पीड की बात प्रधानमंत्री ने की है, मैं ये
मानती हूँ उसके साथ साथ इस चीज़ पर भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक ऐसी पोजीशन पर है और ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये अंदर की मानसिकता है जो बाहर आ रही है, सामने उभर कर आ रही, और ऐसे लोगों को जिम्मेदारी के पदों पर नहीं रखा जाना चाहिए। मुझे याद है यूपी में एक रेप जब हुआ पिछले साल, एक महिला जिसके 4 बच्चे थे, उसके बाद वहाँ की एसपी ने एक बयान दिया। बयान ने कहा कि एक महिला जिसके 4 बच्चे, उसे रेप कौन करेगा, और ये बयान पर बड़ा हल्ला हुआ था। और अल्टीमेटली क्या हुआ, थोड़े दिनों के लिए सस्पेंशन हुआ, वो लौटकर फिर आ गया। ऐसे तमाम बयान हम जानते हैं, बड़े पोजीशन में बहुत लोगों ने कहे, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर एक जर्नलिस्ट ऐसी बात कर देता है, या फिर कोई ऐसा आदमी जो किसी सरकारी छोटी पोजीशन पर है, तो हम जानते हैं तुरंत कार्रवाई होती। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अशोभनीय है, और सिर्फ अशोभनीय, ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत शर्मनाक है जब कोई ऐसा बयान दिया जाता है और फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक और चीज़ समझता हूँ सर कि जिस तरीके से अवेयरनेस की बात आती है कि अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए जाएं, पुलिस में जो एक है कि शुरुआती तौर पर जो जांच है या फिर एक FIR के बाद जो आगे का सिलसिला है, क्या उसको लेकर हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा तकनीकी तौर पर, टेक्निकली तौर पर एक्सपर्ट लोग नहीं हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर इस तरह के आरोपों में, अपराधों में संलिप्त अपराधी बच जाते हैं और उनका एक तरीके से मोराल जो है बढ़ता रहता है? देखिए, पुलिस में स्पीचेस देने के लिए या उपदेश देने से तो जो व्यवस्था है उसमें बदलाव आएगा नहीं, उस समय लगता है और उसके कई कारण हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस की जो जिम्मेवारी बनती है, जिस स्तर पे भी, अगर वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप फौरी कार्रवाई नहीं करते और जो ऊपर वाले ऑफिसर्स हैं उनकी भी मानसिकता ऐसी है कि ये तो मामूली अपराध हैं, ये तो चलते ही रहेंगे, और तो फिर ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। इन अपराधों को आपको पूरी गंभीरता से लेना होगा। पुलिस में एक व्यवस्था है जिसको कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट केसेस, तो इनको स्पेशल रिपोर्ट केसेस की कैटेगरी में लाना पड़ेगा। ख़ासतौर पे बदायूं जैसे केसेस हैं, उनके ऊपर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए, उनकी बाकायदा, और ये देखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इनकी जो तफ्तीश है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो पूरी हो, उनको कोर्ट में लाया जाए। अब यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी लाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था सब जगह होनी चाहिए। तभी अगर कानून का डर तब आएगा कि जब अपराधियों को ये पता लगेगा कि इसकी सज़ा उनको ये नहीं कि सालों साल के बाद लगेगी। अगर आप आंकड़े देखें तो रेप केसेस पहले तो चार्जशीट नहीं होते, इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। फिर अगर चार्जशीट होते हैं तो फिर केस में ट्रायल सालों साल चलता रहता है, और फिर कन्विक्शन रेट देखें तो बहुत ही कमज़ोर है। तो फिर कानून का डर कहाँ से आएगा? कानून का डर कहाँ से आएगा? एक आखिरी कमेंट प्रतिका, जो मेनका गांधी जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने जो नई पहल की, एक नए हेल्प सेंटर शुरू करने की बात कही, आपको लगता है कि वो स्टेप थोड़ा सा मददगार होगा आगे? हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है क्लासिफिकेशन हमें विक्टिम्स का नहीं करना चाहिए। ये नहीं मान लेना चाहिए कि इलीट क्लास में शायद कोई अपराध नहीं हो रहा होगा, या फिर आपको लगे कि सिर्फ गांव में ही अपराध हो रहा है। ऐसा नहीं है, इलीट क्लास में भी अपराध हो रहा है, गांव में भी हो रहा है, अर्बन सेंटर्स में भी हो रहा है। सिर्फ बात यह है कि जो व्यवस्था चलाएं, उस व्यवस्था के लिए वो संवेदनशील हों। और मैं बिल्कुल बड़ा स्ट्रांगली ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी औरत को बिठाया जाए तो औरत ही संवेदनशील होगी और पुरुष नहीं होगा। कई बार मामले उल्टे भी हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम पीरियड हो, और जब हेल्पलाइन में भी कोई कॉल्स आए तो जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिफिकेशन को सील किया जाए। जब तक विक्टिम को भरोसा नहीं होगा तब तक विक्टिम सामने आकर कुछ भी नहीं कह पाएगी, और विक्टिम की पार्टिसिपेशन जिस दिन बढ़ जाएगी, इस देश की स्थिति वाकई में अच्छा हो जाएगी। काश मेनका जी ये सुन रही हूँ और वो इस पर कुछ अमल करें। बिल्कुल, बात भरोसे की है, भरोसा जगाना होगा, और इसीलिए शायद इस भरोसे की कमी के चलते जिन महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो अपनी आवाज़ न तो बुलंद कर पाता है, न अपनी शिकायत कहीं पर दर्ज करा पाती है। तो हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये थी हमारी आज की पहली खबर।